I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu. I am postgraduate from NIT. We are discussing the important questions of a metal and non-metal chapter, that is chapter number 3 of the 10th class. So let's start the video. First of all, please subscribe the channel and share it with your friends so that they will gain the help. And let's start the video. The question number 16 is क्या लिखा है 16 क्वेश्चन में. फर्स्ट पार्ट है इसका. राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्योर मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज फ्रॉम देयर कार्बोनेट ओर्स. आपको क्या करना है, आपको स्टेप्स बताने हैं दैट इज इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो क्या है इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. वो भी किसके लिए, मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज के लिए. हमने एक्सट्रैक्शन के टाइम पे हमने देखा था जो लोअर इन द एक्टिविटी सीरीज है उनके लिए कुछ अलग से स्टेप्स थे, जो इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है उनके लिए कुछ अलग से स्टेप्स थे, एंड जो हायर इन द एक्टिविटी सीरीज है उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए कुछ अलग सा वो आपके मैथड्स थे वो थे. जो लोएस्ट थे उसमें आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है मरकरी के सल्फाइड की, ठीक है, HgS, जिसका नाम है सिनेबार. सिनेबार इज द ओर ऑफ मरकरी, ये याद रखना है आपने क्वेश्चन. ये हो गया यहाँ कॉपर का सल्फाइड हो गया. इन दोनों का सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रोसेस को यूज करते हैं दैट इज नोन एज अ रोस्टिंग. रोस्ट करना मैंने कहा भी था कि मैं इस तरह से इमेजिन करती हूँ, मैं चने रोस्ट करती हूँ, चने को उछाल उछाल के मैं पैन में रोस्ट कर रही हूँ, मतलब मैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर अगर किसी चीज को हीट करती हूँ तो मैं बोलूंगी उसको रोस्टिंग. तो रोस्टिंग से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्साइड आ गया सल्फाइड की जगह पे, यहाँ पे ऑक्साइड आ गया, यहाँ पे भी ऑक्साइड आ गया. तो इस ऑक्साइड की बाद में हम करते हैं रिडक्शन. रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो जैसे ही रिमूवल होगी ऑक्सीजन की यहाँ से तो हमें मेटल मिल जाएगी. तो दिस इज द स्टेप फॉर द लोअर वालों के लिए. मिडल वालों के लिए जो कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ जिंक. तो जिंक हमें सल्फाइड की फॉर्म में भी मिलता है, जिंक हमें कार्बोनेट की फॉर्म में भी मिलता है. अगर सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा तो वही स्टेप रोस्टिंग कर दीजिए, आप उसको जिंक के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दीजिए. उसके बाद आप उसकी रिडक्शन कर दीजिए, रिडक्शन करके आप अपना जिंक ऑब्टेन कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपके पास कार्बोनेट है तब आपको कैल्सिनेशन करना पड़ेगा. यहाँ पे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों चलते हैं इफ देयर इज अ मेटल विच इज मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. तो कैल्सिनेशन एक ऐसा स्टेप है जिसमें कार्बोनेट को हम हीट करते हैं इन द लिमिटेड एयर, और हीट करने से ये कन्वर्ट हो जाता है जिंक के ऑक्साइड में. फिर हम इसकी रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, आप कार्बन कर दीजिए, ठीक है, तो वो जिंक मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी बाय द रिडक्शन. So these are the steps which are done with the metals which are present in the middle of the activity series. Okay. Now the next question is how is copper extracted from its sulfide ore. अब जब कॉपर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया कि आपके पास कॉपर का जो क्या है, आपके पास क्या है, कॉपर का सल्फाइड है. तो कॉपर का सल्फाइड है तो मैंने कहा आप उसकी क्या कर दीजिए, रोस्टिंग कर दीजिए. रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द मेटल और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. तो जैसे ही आप एयर के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं कॉपर के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो आपका ये सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. इस ऑक्साइड की बाद में हम कर देंगे रिडक्शन. रिडक्शन इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज डन विद सम एजेंट, और ये ऑक्सीजन हटा के हम कॉपर की मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. इसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं हम रिफाइनिंग मेथड से, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड से हम कॉपर को रिफाइन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं. तो दीज आर द स्टेप्स. आपको बताना है, केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है आपको इन स्टेप्स की. तो वही है बच्चे कि आपके पास कॉपर का सल्फाइड था, आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्टिंग वाली प्रोसेस की, रोस्टिंग करने से आपके पास ये कन्वर्ट हो गया कॉपर के ऑक्साइड में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में. इस कॉपर ऑक्साइड को आपने कॉपर के ही सल्फाइड के साथ रिडक्शन कर सकते हैं. आपने कहा ना ऑक्साइड की हम रिडक्शन करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम एजेंट. तो ये एजेंट है, इसको डाला हमने तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया. ये कॉपर इम्प्योर है, इसको प्यूरिफाई करना है तो हम मेथड यूज करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. ठीक है, ये इम्प्योर कॉपर मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया. तो इस तरह के आपको रिएक्शंस लिखने हैं, उससे भी चेक कर लेना रिएक्शंस. ड्रॉ अ लेबल डायग्राम फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. अब मैंने कहा कि ये इम्प्योर कॉपर है, आपको इसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी है. तो कैसे करेंगे, एक बीकर लेंगे हम, ये रहा
थ्योरेटिकल आपका पोर्शन, इसको भी एक बार देख लेते हैं हम। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विच इज इन मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, तो मैंने जिंक की एग्जांपल ली थी, आप आयरन भी ले सकते हैं, लेड भी ले सकते हैं। उनके जो कार्बोनेट्स हैं उनको पहले आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करिए, ठीक है, ऑक्साइड की फिर बाद में रिडक्शन कर दीजिए। तो हमारे पास अगर कॉपर, ये दूसरा वाला जो बी पार्ट था, अब उसका आंसर बता रही हूँ, है ना, यहाँ पे तो छोटा सा लिखा है, ठीक है, आप इसमें रिएक्शन भी लिख सकते हैं। नाउ द थर्ड पोर्शन, ये वाला जो बी पार्ट है, इसमें लिखा है कि जो कॉपर का सल्फाइड है, कॉपर ग्लैंड्स, व्हेन हीटेड इन एयर, एयर की प्रेजेंस में जब आपने उसको हीट किया तो वो ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गई, कॉपर का ऑक्साइड बन गया। ऑक्साइड की आपने रिडक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ग्लैंड्स, फिर से वही चीज डाल दी आपने, और वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया जो कि इम्प्योर है। तो प्यूरिफिकेशन करने के लिए आपने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वाला मेथड यूज करा, और उस मेथड में ये रही वो रिएक्शंस, मैंने कहा था कॉपर का सल्फाइड, आप ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो आप रोस्टिंग करते हैं, आप हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आप बोलेंगे रोस्टिंग की। रोस्टिंग इज डन, तो कॉपर का ऑक्साइड मिल गया, ठीक है, Cu2O लिखना, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मिल गई। कॉपर का ये जो ऑक्साइड है, इसमें फिर से हमने कॉपर का सल्फाइड डाल के इसकी क्या कर दी, रिडक्शन। जैसे ही रिडक्शन करी तो ये जो ऑक्सीजन साथ में लगी है ये हट गई, इम्प्योर कॉपर हमें मिल गया, मतलब कॉपर मेटल हमें मिल गई, हमें इसकी रिफाइनिंग यानी प्यूरिफिकेशन करनी है, एंड द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज दिस। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए हमने जो इम्प्योर वाली साइड है वो रखी है एनोड पे। अब कैसे याद रखेंगे, देयर इज अ ट्रिक, मैंने कहा था वीडियो में तो हर कुछ बताया है मैंने, ये ट्रिक्स तो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। आई के साथ हमेशा एम लगता है ना, ऐसे सीखते हैं ना हम कि आई के साथ हमेशा एम लगता है। जो इम्प्योर साइड है वो एनोड की तरफ, फिर से बता रही हूँ, आई के साथ हमेशा एम लगता है, ऐसे इंग्लिश में सिखाते हैं ना हमें, है ना। तो आई के साथ एम लगता है, यानी जो इम्प्योर साइड है वो एनोड की साइड है। दिस इज द ट्रिक टू रिमेम्बर कि आपका इम्प्योर वाला साइड एनोड की साइड है, आपने ये रोड अटैच करी किसके साथ, दूसरी साइड आपके पास कैथोड की रोड थी। आपने वो इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है जब भी आप इस तरह के बीकर के अंदर रोड्स डिपॉजिट करके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो हमें बोला जाता है बीच में एक सोल्यूशन डालेंगे हम। ये सोल्यूशन जो है इसी को तो इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइट इसी सॉल्ट से रिलेटेड होना चाहिए जिसकी हम एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे कॉपर की एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसलिए डाला है वो भी बता रही हूँ। जैसे ही बैटरी से डीसी करंट इसको सप्लाई करेंगे हम, बैटरी हमने ऑन की, हमने इसको सप्लाई दी करंट की, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये रोड जो है इम्प्योर वाली, वहां से कॉपर निकलना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूशन में पहले से कॉपर सल्फेट है जो आयंस की फॉर्म में है, कॉपर 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। अब कॉपर 2 पॉजिटिव यहां से भी आ रहा है, एक्सेस ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव हो गया, तो वो कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, दिस excess of positive copper 2 positive will move toward the negative road, and this negative road is which road, cathode road is negative road। तो वहां पे जाके जो आपका कॉपर है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ कॉपर ही कॉपर लगना शुरू हो जाएगा। तो प्योर, जो प्योर कॉपर है वो यहाँ डिपॉजिट हो गया, इम्प्योर कॉपर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, उसमें से जो इम्प्योरिटी थी वो नीचे डिपॉजिट होना शुरू होगी, हमने उसको एनोड मड का नाम दिया। दिस इज नोन एज एनोड मड। जो इम्प्योरिटी थी वो नीचे सेट हो गई, जो कॉपर था वो धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट के पास गया, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो धीरे धीरे उसके कॉपर आयंस जो है कैथोड रोड नेगेटिव रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हुए, और हमें ज्यादा से ज्यादा प्योर कॉपर मिलना शुरू हो गया। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। यही मेथड सिल्वर के लिए भी करते हैं। जिस भी मेथड के जिस भी मेटल को आपने एक्सट्रैक्ट करना है बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, तो आप एनोड की साइड इम्प्योर रखेंगे, इम्प्योर पार्ट, बस ये याद रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस व्हेन द जिंक सल्फाइड इज हीटेड। आपके पास जिंक सल्फाइड था, आपने इसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जिसका नाम है, आपने इसको रोस्टिंग किया। तो रोस्टिंग से क्या बनता है, जिंक का सल्फाइड बन गया, प्लस आपके पास SO2 बन गया। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। ये कौन सा है, इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो आपकी मेटल्स लाई करती हैं उनके लिए रिएक्शंस है। एंड द सेकंड पार्ट इज, अगर आपके पास जिंक का कार्बोनेट है और आप उसको लिमिटेड एयर में हीट करते हैं, जिसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन से हमें जिंक का ऑक्साइड ही मिलेगा।
प्लस CO2 जो है वो बाहर मिल जाएगी, क्योंकि कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इवॉल्व होगी ही होगी। तो यहाँ पे जिंक का ऑक्साइड हमें मिल गया। आपको पता है जो भी ऑक्साइड्स हमारे पास होते हैं हम उनकी क्या कर देते हैं, बाद में हम उनकी कर देते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे जैसे ही मैं करूंगी रिडक्शन, रिडक्शन से मुझे जिंक मिल जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पे आप कार्बन का फॉर द रिडक्शन एज अ एजेंट यूज कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आप बाहर निकाल दीजिए। जिंक एज अ मेटल आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि अगर इम्प्योर है तो प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। So these are the method. First is known as a roasting, second is known as a calcination, third is known as a reduction is done when we have a metal which is placed in the middle of the activity series. उनको आपने extract करना है तो आप ऐसे करेंगे, ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको आंसर भी दिखा देती हूँ, दिस इज द आंसर। दो रिएक्शन लिखनी है आपने, एक में सल्फाइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, ऑक्साइड बना। कार्बोनेट की कैल्सिनेशन की, ऑक्साइड बना। थर्ड रिएक्शन लिखी नहीं है लेकिन आपने दिमाग में याद रखनी है कि उस ऑक्साइड का क्या करते हैं, रिडक्शन, रिडक्शन से ऑक्सीजन हटाया और जिंक को ऑब्टेन कर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ऐसी मेटल जिसको कट कर सकते हैं भाई नाइफ से, बहुत इजी, सोडियम कैन बी, सोडियम पोटेशियम कैन बी कट विद द नाइफ। ऐसी नॉन मेटल जो लस्ट्रस है, लस्ट्रस का मतलब, लस्ट्रस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, इसका मतलब होता है चमक, शाइनी अपीयरेंस। तो सारी की सारी जो मेटल्स होती हैं उनमें शाइनी अपीयरेंस होता है। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस, ये जो मेरे पास स्विच बोर्ड है, इसका ये जो पोर्शन है ये मेटल का बना है, तो कितना शाइनी अपीयरेंस है इसका, तो शाइनी अपीयरेंस होता है। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसी है जो लस्ट्रस है, एक्सेप्शन, तो मैंने कहा था वीडियो में एक्सेप्शन का एक अलग से मैंने बनाया है, स्लाइड बनाई है, तो वो चेक करना। एक्सेप्शन ये है यहाँ पे आयोडीन, ठीक है। नाउ मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड, अब सब मेटल्स आपने सॉलिड फॉर्म में, आयरन को आपने, लोहे को आपने हमेशा सॉलिड, कॉपर को सॉलिड फॉर्म में, एल्यूमिनियम को सॉलिड फॉर्म में, गोल्ड को, सिल्वर को सॉलिड फॉर्म में देखा, लेकिन ऐसी कोई मेटल जिसको आपने लिक्विड फॉर्म में देखा हो, दिस इज अनदर एक्सेप्शन की मेटल जो लिक्विड फॉर्म में है वो कौन है, मरकरी, ठीक है, दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म, लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। सबसे ज्यादा मेलेबल और डक्टाइल मेटल कौन सी है, जिसको मेलेबिलिटी डक्टिलिटी नहीं पता वो इससे पीछे वाली वीडियो देख सकता है। ट्रिक के लिए मैंने कहा था आपको आइसक्रीम याद रखनी है, मेलेबल आइसक्रीम, ठीक है, उसका मतलब है कि हम उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको डक याद रखनी है, डक मीन उसकी लंबी सी गर्दन की, हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज डक्टिलिटी, दिस इज अ ट्रिक, ठीक है। अब सबसे ज्यादा मेलेबल और डक्टाइल आपको पता है कौन होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि उससे हम किसी भी डिजाइन की ज्वेलरी जो है वो बना सकते हैं। नाउ देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल दैट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन है भाई, सिल्वर। लेकिन सिल्वर बहुत कॉस्टली होता है इसलिए इसकी वायर्स नहीं बना सकते, ये नहीं कि बहुत अच्छा कंडक्टर है तो तारे इसी के बना दो, कौन इतना खर्चा करेगा। नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ऐसी नॉन मेटल जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स है, मतलब उसके डिफरेंट एलोट्रॉप्स है। तो कार्बन के बच्चे डिफरेंट एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन वाले कंपाउंड वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि उसके पास है डायमंड, उसके पास है ग्रेफाइट, इन दोनों की स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस होने की वजह से प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस है। इसके अलावा बकी बॉल जिसको फुलरीन कहते हैं वो इसकी एलोट्रॉप्स की डिफरेंट फॉर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द एलोट्रॉप्स आर बेटर देन मेटल्स, भाई एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, और हमें सोल्डर और अमलगम के बारे में पूछा गया है। तो आंसर्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो कट विद नाइफ था वो सोडियम था, आयोडीन ऐसा नॉन मेटल जो लस्ट्रस था, मरकरी ऐसा मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, गोल्ड जिसकी मेलेबिलिटी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा है, सिल्वर जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, कार्बन जिसके पास एलोट्रॉप्स हैं डिफरेंट तरह के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था एलॉय से रिलेटेड। तो एलॉय क्या होते हैं, एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कैसे मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। और ये किससे बने होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ये बने होते हैं मेटल का मेटल के साथ कॉम्बिनेशन कर दो, या मेटल का किसी नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन कर दो, प्लस सम नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर दो, तब भी एलॉय बन जाता है। जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ठीक है। यहाँ हमें पूछा है सोल्डर के बारे में, तो सोल्डर इज अलॉय ऑफ टिन एंड लेड, टिन एंड लेड, मैंने सिंबल लिखा है, दिस इज टिन एंड दिस इज लेड, ठीक है।
और इसके अलावा हमें पूछा था अमलगम का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमलगम, अमलगम इज द अलॉय ऑफ मरकरी। मरकरी है ना मेटल हमारे पास, अगर मरकरी को किसी मेटल के साथ, किसी दूसरी मेटल के साथ हम मिक्स कर दें, नॉन मेटल के साथ, तो हम ये बोलेंगे दिस इज अमलगम, दिस इज द अलॉय ऑफ मरकरी। अमलगम ये भी याद रखना, बहुत पूछा जाता है। सोल्डर बहुत पूछा जाता है, ब्रास, ब्रॉन्ज और गन मेटल बहुत पूछा जाता है। सो दीज आर अलॉयज विच इज अ होम। और इनमें प्रॉपर्टी, ये अलॉयज बनाए क्यों हमने, दे हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ द मेटल। अब मेटल के पास कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होती थी, है ना। मेटल्स के पास आपका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता था, अलॉयज में लेस है। अलॉयज में कंडक्टिविटी भी कम है एज कंपेयर टू द प्योर मेटल। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी लेस है, और आपका लेस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों प्रॉपर्टीज को याद रखें, ठीक है। अलॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ मेटल, से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन। ऑब्वियसली हमने अलॉयज बनाए तभी थे ताकि मेटल जैसे कि आयरन है या सिल्वर है या कॉपर है, उनको जंग लग जाता था, कोरोजन हो जाता था, ठीक है। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमने मेटल को किसी दूसरी मेटल से मिक्स करा, मेटल को नॉन मेटल से मिक्स करा, सो दैट वी कैन प्रिवेंट द कोरोजन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लोअर मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाती है। सोल्डर किससे बना है, टिन और लेड से। अमलगम किससे बना है, मरकरी का अलॉय है विद सम अनदर मेटल। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। 19th पे पहुंचे हम। गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग। एनी कंपाउंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है लास्ट वीडियो में, फिर भी बता देती हूँ। आयनिक कंपाउंड्स आपको पता है कि आयंस से बनते हैं और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। हम इसको बोलते हैं देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू आयंस, इसी तरह से है, एग्जिस्ट कर रहा है ये। तो ये जो आयंस है इनके बीच में ये इतनी हाई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई हो जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सॉल्ट है, आप उसको हीटअप करके देखना, कहीं घर के किसी पैन में आप हीटअप, वो मेल्ट नहीं करेगा पैन के ऊपर, या आप तवे के ऊपर गर्म करके देखना। वो पॉपकॉर्न बनाते हुए देखना है आपने, जब भी बस स्टैंड या बस साइड पे हम, बस रोड पे हम जा रहे होते हैं तो पॉपकॉर्न बना रहे होते हैं नमक के ऊपर, या चने भून रहे होते हैं, नमक, तो नमक मेल्ट ही नहीं करता है, because it is a ionic compound, it has a strong electrostatic forces of attraction, because of this they have a high melting point and boiling point, okay। now the next, sodium is kept immersed in the kerosene। सोडियम को क्यों इमर्स करके रखते हैं कैरोसिन में, ओपन क्यों नहीं रखते, एयर में क्यों नहीं रखते, बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव, ऑक्सीजन के साथ फटाफट से रिएक्ट करता है, और जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, इट कैचेस फायर, इसलिए इसको इमर्स करके रखते हैं हम कैरोसिन, ठीक है। नाउ सिल्वर, और इसमें वो नहीं करेगा ये, मतलब उसके साथ मिक्सअप नहीं हो जाएगा कि कैरोसिन में डाला तो उसमें सॉल्युबल होगा, इट इज इनसॉल्युबल इन द कैरोसिन, तो इसमें डुबो के रखते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू द एयर। सिल्वर जो है आपका, सिल्वर एजी, उसको अगर हम एयर में रखते हैं तो एयर में ऐसी कोई चीज प्रेजेंट है जिससे ये जो सिल्वर है ये, इसको कोरोजन लग जाती है, तो सिल्वर क्या बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। फॉर्मूला है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। अब एयर में क्या प्रेजेंट था, एयर में प्रेजेंट था आपका हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, जिसकी वजह से ये सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया। और ये जैसे ही सिल्वर सल्फाइड बनाता है तो जो सिल्वर है ना, वो हमें ब्लैकिश दिखता है, मतलब उसकी जो लेयर है ना ब्लैकिश कलर की, वो ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, तो हम बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड बन गया, यानी सिल्वर कोरोडेड हो गया है। सिल्वर सल्फाइड जैसे ही बनता है तो सिल्वर का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, वो ब्लैकिश हो जाता है। तो दीज आर, ये लिखा है यहाँ पे, व्हेन एक्सपोज टू एयर। नाउ डन। प्रायर टू द रिडक्शन द मेटल, प्रायर टू का मतलब है बिफोर, बिफोर रिडक्शन, रिडक्शन करने से पहले मेटल के जो सल्फाइड है और जो कार्बोनेट्स हैं उनको हम मेटल ऑक्साइड्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं, ऐसा क्या रीजन है, हमने क्यों, जो सल्फाइड था, जो जिंक का कार्बोनेट था, हमने उसको
रोस्टिंग करा, हमने यहाँ पे कैल्सिनेशन करा, रोस्टिंग करने से हमने उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करा, फिर यहाँ पे भी हमने उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करा। ऐसा क्यों करा? डायरेक्ट इन्हीं को क्यों नहीं कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि ये जो मतलब यहाँ से डायरेक्ट उसको कन्वर्ट करना ना, उसकी रिडक्शन कर देना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑक्साइड से फिर रिडक्शन करना थोड़ा इजी है। पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, ऑक्साइड से आसानी से ऑक्सीजन हटाओ, रिडक्शन करो और मेटल को एक्सट्रैक्ट करो। तो इट इज इजी टू डू द एक्सट्रैक्शन by doing roasting and calcination first, because oxides we get obtained and then reduction is done. Reduction will help to remove the oxygen easily. तो हम जो है इस तरीके से चलते हैं कि रोस्टिंग कर दो, कैल्सिनेशन कर दो, we will obtain some oxides and after oxide we will do the reduction. ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं आंसर्स हमारे पास। फर्स्ट आंसर था कि आयनिक बॉन्ड जो है उनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि एक दूसरे से जो आयंस हैं वो बने हुए हैं किस चीज से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। स्ट्रॉन्ग है वो, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कैच करता है फायर को। सिल्वर के आर्टिकल ब्लैक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है सिल्वर सल्फाइड Ag2S, जिसकी वजह से वो क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है एयर में, जिसकी वजह से सिल्वर सल्फाइड बनेगा। जैसे ही सिल्वर सल्फाइड बनेगा, ब्लैक कलर की लेयर सिल्वर के ऊपर बनना शुरू हो जाएगी। लास्ट आपका क्वेश्चन था कि हम मेटल की डायरेक्ट जो आप सल्फाइड्स हैं या कार्बोनेट्स हैं, डायरेक्ट रिडक्शन करके क्यों नहीं कन्वर्ट कर देते? हम ऑक्साइड इसलिए बनाते हैं क्योंकि इजी मेथड है, और फिर ये वाले मेथड्स को अप्लाई करके ऑक्साइड्स को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हम उनकी पर्टिकुलर मेटल में। ठीक है, हेंस दीज आर फर्स्ट रिड्यूस टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड। इसलिए पहले ऑक्साइड बनाते हैं, फिर उसके बाद हम रिडक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपका है डिफाइन कोरोजन। कोरोजन बहुत इजी डेफिनेशन है, ईटिंग अप ऑफ द मेटल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड एसिड इज नोन एज अ कोरोजन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं द स्लो डिग्रेडेशन ऑफ द मेटल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर या मॉइस्चर, एसिड इन द एयर इज नोन एज अ कोरोजन। और कोरोजन के लिए आप एग्जांपल देंगे कि व्हेन आयरन गेट कोरोडेड इट इज नोन एज द फॉर्मेशन ऑफ अ रस्ट। we can say that there is a formation of rust which has a formula Fe2O3.X water molecule। तो ये जो है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, और जैसे ही रस्ट बनता है वी विल सी दैट देयर इज अ रेडिश ब्राउन कलर विल अपियर ओवर द सरफेस ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन के सरफेस पे रेडिश ब्राउन कलर का जो अपियरेंस है वो आना शुरू हो गया है। What is the corrosion of iron is known as a rust. How will you recognize the corrosion of silver? अच्छा, सिल्वर गेट कोरोडेड, कॉपर गेट कोरोडेड, कैसे पता चलेगा? सिल्वर गेट कोरोडेड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक कोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ सिल्वर। व्हेन कॉपर गेट कोरोडेड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रीन कोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ कॉपर। अच्छा, ब्लैक कोटिंग किसकी वजह से हुई है? सिल्वर सल्फाइड की वजह से। और ग्रीन कोटिंग कॉपर के ऊपर किसकी वजह से हुई है? कॉपर कार्बोनेट की वजह से। कॉपर के ऊपर कार्बोनेट्स बनते हैं और सिल्वर के ऊपर सल्फाइड्स बनते हैं। आयरन के ऊपर रस्ट बनता है, रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3, कलर है रेडिश ब्राउन कलर का। तो इन सब को कोरोजन लग सकती है, किसी भी मेटल को कोरोजन लग सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है हम आयरन की ही बात करेंगे। आयरन को कोरोजन होती है, हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, नाउ दिस इज द आंसर। सब कुछ जो मैंने कहा है वो यहाँ लिखा होगा बच्चे। Now next question, question number 21, metal like iron and copper get corroded on the exposure of air। यहाँ फिर से वही क्वेश्चन है, आयरन को जब भी कोरोजन लगती है हम बोलते हैं रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला याद रखना है Fe2O3.X वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही रस्ट बनता है आपको रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड ऊपर डिपॉजिट दिखेगा। ठीक है, अपीयरेंस दिखेगी इस चीज की। कॉपर डिपॉजिट होता है तो हम बोलते हैं कॉपर जो है कार्बोनेट्स बन गए हैं, उसके ऊपर लेयर बन गई है कार्बोनेट्स की, और वो कैसे कलर की होगी? ग्रीन कलर की होगी। गेट कोरोडेड ऑन द एक्सपोजर ऑफ एयर बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर ऑफ एयर और द एसिड अटैक, किसी भी चीज से हो सकता है। ठीक है, वो मॉइस्चर की वजह से भी हो सकता है। राइट द केमिकल नेम ऑफ द सब्सटेंस व्हिच गेट डिपॉजिट ऑन द सरफेस रिस्पेक्टिवली इट्स कलर इन ईच केस, ये मैंने बता दिए हैं। एंड द फोर वे बाय व्हिच द रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड, आप ऑयल, ग्रीस, पेंट यूज करिए,
आप गैल्वेनाइजेशन करिए, गैल्वेनाइजेशन, मैं Z लिखती हूँ ताकि मैं उस ट्रिक से उसको याद रख सकूं कि ये है क्या। और एलॉय फॉर्मेशन से भी आप जो रस्टिंग है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चे आंसर। तो आंसर ये जो फर्स्ट पार्ट है आयरन और कॉपर के लिए लिखा हुआ है, और यहाँ पे सारे ये मेथड्स लिखे हुए हैं, एक्सप्लेनेशन में आपको खुद को पढ़ना है। ये पेंट से क्या होता है, पेंट ऊपर वाली लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट करेगी कि मॉइस्चर का अटैक ना हो, एयर का अटैक ना हो, एसिड का अटैक ना हो। ग्रीस और ऑयल भी वैसे ही काम करते हैं कि आप अप्लाई कर देते हैं तो वो एक जो पाथ है ना उसका कॉन्टेक्ट का मेटल का विद द एयर, मेटल का विद मॉइस्चर, वो रुक जाता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, Z इज द वर्ड दैट विल हेल्प यू टू रिमेम्बर, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। कि जिंक की कोटिंग है, गैल्वेनाइजेशन SA की बजाय आप ZA कर दो पहले, तो आपको याद रहेगा कि जिंक की कोटिंग, जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस वाले मेथड से हम जिंक की कोटिंग ऊपर आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दो। अब ऐसा क्यों किया हमने, कोई रीजन बताएगा मुझे, ऐसा क्यों किया हमने, जिंक की कोटिंग क्यों की, जिंक ऊपर कर दिया और आयरन नीचे कर दिया, कोई रीजन बताएगा मुझे। द रीजन इज बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी सी। वहां से जाके ढूंढना, जरा सोचना क्या थी एक्टिविटी सी। रिएक्टिविटी नहीं बच्चों को पता है तो एक्टिविटी तो पता है ना, सीरीज दोनों सेम है, एक्टिविटी सीरीज वहां से देखना, वहां से मुझे आंसर बताना, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब किसी दूसरी मेटल की प्लेटिंग कर देना ऊपर, जैसे निकल की प्लेटिंग कर देना, टिन की, क्रोमियम की। ठीक है, एलॉय फॉर्मेशन भी लिख सकते थे, यहाँ पे लिखा नहीं, तो ये रीडिंग कर लेना और इसका आंसर मुझे आप लोगों ने बताना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लिस्ट द 3 डिफरेंट फीचर्स बिटवीन द प्रोसेसेस ऑफ द गैल्वेनाइजेशन। और एलॉय के बीच में आपको 3 डिफरेंस बताने हैं। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है आप जिंक की कोटिंग करते हैं ओवर द सरफेस ऑफ आयरन। अलॉय का मतलब होता है आप मेटल को मेटल के साथ मिक्स कर रहे हैं, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, या आप मेटल को किसी नॉन मेटल के साथ मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अलॉय। इसमें आप अगर एग्जाम्पल भी देंगे तो यही लिखेंगे कि जिंक की कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप ब्रास का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ब्रास का, ब्रॉन्ज का, अभी आपने जो करा सोल्डर का, और कौन सा अभी एग्जाम्पल पढ़ा आपने, अमलगम का। तो आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। इसमें जब हम बात कर रहे हैं ना, ये दो मैंने दे दिए डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, जब हम गैल्वेनाइजेशन की बात करते हैं ना तब मेटल में अंदर से केमिकली कोई प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता। इन मेटल नो चेंज इन प्रॉपर्टीज, नो चेंज इन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आ रहा ज्यादातर, इसमें प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। हमने देखा था कि जो कंडक्टिविटी थी, कंडक्टिविटी थी, हाँ जी, जो कंडक्टिविटी थी और जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट था, ये वाली प्रॉपर्टीज जो है वो डिक्रीज कर जाती है, मतलब लो हो जाती है। कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू द प्योर मेटल। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का बहुत हाई होता है, बल्कि अलॉयज का कम हो जाता है। तो कुछ डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ डिफरेंस का। ये रहा हमारे पास टेबल, कि जिंक की कोटिंग हम कर देते हैं स्टील के ऊपर, आयरन के ऊपर, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। और यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन करते हैं मेटल की मेटल के साथ या मेटल की नॉन मेटल के साथ। और इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा मेथड है जिससे हम जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करा था, डेफिनेट प्रोपोर्शन में जो एलिमेंट्स को ऐड करा था, ठीक है, हीट अप करा फिर कूल डाउन करा एट द रूम टेम्परेचर। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं, लेस हो जाती है, कंडक्टिविटी भी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लेस हो जाता है। तो यहाँ पे आपने ये लिखना है। मैंने कहा एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं अगर कुछ पॉइंट याद ना आए तो। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात हो रही है भाई यहाँ पे। एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं मेटल्स की, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वाला मेथड यूज करते हैं अगर हमें प्योर मेटल चाहिए तो, जो कि हम बता भी चुके हैं, हमने कॉपर के केस में करा था। आपने देखा ना, एक बीकर था बच्चे, बीकर में एनोड वाली साइड थी, कैथोड वाली साइड थी, बीच में एक सोल्यूशन था, सोल्यूशन को हम नाम देते हैं, हमने लिया इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट उसी से रिलेटेड होना चाहिए जिसकी आप एक्सट्रैक्शन करने वाले हो। जैसे कॉपर की एक्सट्रैक्शन करने वाले थे तो ये कॉपर से रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, जैसे कॉपर सल्फेट ले लीजिए,
अच्छा, अब आपको ये याद रखना है कि इम्प्योर वाली साइड पे आप किसको रखेंगे, तो मैंने कहा आई के साथ एम लगता है, यानी एनोड की साइड पे इम्प्योर साइड आप रखेंगे मेटल की, और जो प्योर वाली साइड है वो होगी कैथोड की। ये अगर टर्म्स याद रही तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हम कॉपर की ही करेंगे, हम सिल्वर की भी कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। विच मटेरियल इज यूज्ड एज एनोड, यहाँ पे वही पूछा है जो मैं बता चुकी हूँ, प्योर यहाँ पे, और कैथोड वाली साइड पे प्योर रखना है। इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल से रिलेटेड होना चाहिए, सिल्वर मेटल। सजेस्ट सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट अगर सिल्वर के लिए देखें तो सिल्वर के लिए सिल्वर सिल्वर सल्फेट, सल्फेट या सिल्वर कार्बोनेट, आई थिंक कार्बोनेट आप यूज कर सकते हैं। देख लेते हैं आंसर, वेयर डू वी गेट द प्योर सिल्वर, कौन सी साइड पे मिल जाएगा भाई, कैथोड की साइड पे प्योर वाला जो सिल्वर है वो हमें मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम यूज करते हैं इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल की कन्वर्जन करने के लिए, यानी रिफाइनिंग करने के लिए। तो हमें इम्प्योर वाली साइड कहाँ रखनी है, एनोड वाली साइड। प्योर सिल्वर हमें मिलेगा कैथोड में। जो सिल्वर सल्फेट है या सिल्वर नाइट्रेट है, मैंने लिखा था कार्बोनेट, तो कार्बोनेट की जगह यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है, आपको याद रखना है नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट आप जो है यूज कर सकते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट। और सिल्वर हमें ऑब्टेन होगा जो प्योर वाला, वो कहाँ पे, कैथोड की साइड पे। मेटल्स क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों, बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स कैसी होती हैं, एजी पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ऐसे करके लिखते हैं। मेटल्स क्या करती हैं, लूज करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगी तो कैथोड वाली साइड कौन सी होती है, नेगेटिव रोड को हम बोलते हैं कैथोड। ऑब्वियसली ये जो आपके सिल्वर के Ag पॉजिटिव है, ये डिपॉजिट नेगेटिव रोड के ऊपर शुरू होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज ये होंगे पॉजिटिवली चार्ज, अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव की तरफ, तो डिपॉजिट भी कैथोड की तरफ ही होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जनरली व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद द मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं बच्चे, मिनरल एसिड जैसे कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिनके पास H पॉजिटिव डोनेट करने की कैपेबिलिटी हो, H2SO4, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, या हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड पता नहीं कौन सा रह गया होगा। तो ये जो मिनरल एसिड्स हैं, जब भी मेटल्स इनके साथ हम ट्रीट करते हैं ना, मेटल कोई भी मेटल ले लो, तो जो भी मेटल हम इसके साथ ट्रीट करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई ले लेती हूँ मैं लेती हूँ जिंक प्लस HCl, तो मैं जैसे ही मेटल को, जिंक मेटल को इसके साथ ट्रीट करूंगी तो मेरे पास जिंक क्लोराइड मिल जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। रिएक्शन बैलेंस करते हुए 2 यहाँ लगा लेते हैं, तो हाइड्रोजन गैस मेरी लिबरेट हुई। ये इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोजन गैस की बबल्स बनना शुरू हो गए। और लेकिन इन मेटल्स को छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन द मेटल्स, हाँ, जब मेटल्स को हम ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, अब इन सब के साथ सेम होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करी तो ऐसा नहीं हुआ, हाइड्रोजन इज नॉट लिबरेटेड। तो क्यों नहीं लिबरेट हुई, क्योंकि ये जो है, मैंने कहा था कल वाली वीडियो में, जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने बताया इसके पास कितनी सारी ऑक्सीजन है। यही एक ऐसा ट्रिक है जिससे याद रख सकते हो कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी को ऑक्सीजन देने का काम करता है, तो ये ऑक्सीजन देगा, किसको देगा, हाइड्रोजन निकलने के बजाय ये हाइड्रोजन को ही ये दे देगा अपना ऑक्सीजन, और बना देगा, हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, वाटर में, और खुद को क्या बना लेगा, नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड, या तो NO2 या NO या N2O में कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को। इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, so it will not form a hydrogen gas, it will form a water, and itself it get converted into some oxide of nitrogen such as nitrogen oxide NO, NO2, N2O, ऐसे ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लेगा। इसलिए इन दोनों को छोड़ के, लेकिन Mn मैंगनीज एंड मैग्नीशियम को छोड़ के, इनके साथ तो जैसे ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, लेकिन बाकियों के साथ ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा।
और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फटाफट से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देके हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे वाटर में। बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू, आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख लीजिए बच्चे। वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th क्वेश्चन, अ नॉन मेटल एक्स एग्जिस्ट इन द टू डिफरेंट फॉर्म। एक नॉन मेटल है हमारे पास जो कि एक्स है, वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, एक वाई और जेड। वाई जो है वो बहुत हार्ड सब्सटेंस है, नेचुरली हार्ड, और जेड जो है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। आई नो यू नो द आंसर, क्योंकि ये चीज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कर चुके। तो जो मुझे आंसर देगा वो अच्छा बच्चा होगा। एंड इट्स कंपाउंड लिखना। तो वो आपका कौन है? कार्बन। कार्बन के पास दो एलोट्रॉप्स हैं, एक है डायमंड जो कि नेचुरली एग्जिस्टिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और दूसरा है ग्रेफाइट जो कि गुड कंडक्टर है। इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है जिसकी वजह से इसके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके पास नहीं है, ठीक है। इसके पास है हेक्सागोनल, गलत लिख रही, हेक्सागोनल नहीं, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के पास, इसके पास है। ठीक है। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 का मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, वाई इज डायमंड, ये सारा कुछ देख लेना। 26th question, give the reaction which is involved during the extraction of a zinc from its ore by the roasting of the zinc or calcination of the zinc। बच्चे जिंक वाला तो बहुत बार कर चुके हैं, सल्फाइड है, रोस्टिंग करी, जिंक का ऑक्साइड मिला, ऑक्साइड की हमने रिडक्शन करी, रिडक्शन जैसे ही करी तो जिंक मिल गया, और आप ऑक्सीजन जो है हटा लीजिए, ठीक है, ऐसे करा था। और दूसरा था कि जिंक का हमारे पास अगर कार्बोनेट हो तो हम करेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब होता है इन द लिमिटेड एयर हम उसको हीट करेंगे। हीट दोनों में ही करेंगे, इसमें भी हीट करेंगे, इसमें भी हीट करेंगे। यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे, यहाँ पे इन द लिमिटेड एयर हीट करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक के ऑक्साइड में। आप कार्बन डाल के उसकी रिडक्शन कर दीजिए, यहाँ भी कार्बन डाल के रिडक्शन कर सकते हैं, तो ये जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी। तो दीज आर द रिएक्शंस। तो एक्सट्रैक्शन की रिएक्शंस मैं आपको बता देती हूँ। लो रिएक्शन लिखी हुई है, कितनी बार लिख दिया, आप तो लर्न हो गया हूँ। Now 27th question, from the dilute hydrochloric acid zinc can liberate the hydrogen। जिंक जो है अगर उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में ट्रीट करूँ तो जिंक क्लोराइड एज अ मुझे सॉल्ट मिलेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगी। इट विल लिबरेट द हाइड्रोजन गैस, इट फॉर्म द बबल्स, बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। अगर सोप सोल्यूशन पास में लेके आते तो बड़े अच्छे सोप के बबल्स बन, तो डिटेक्ट हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। लेकिन कॉपर के साथ जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती, हाइड्रोजन इज नॉट लिबरेटेड। व्हाई, ऐसा क्यों? अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है कि एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, तो पक्का जो आंसर है वो कहाँ से उठाना है? एक्टिविटी सीरीज से हेल्प लेनी है। और सीरीज क्या है? करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, सुनकर, पब्लिक ने हंसकर, कल्टी। अब यहाँ तक चलेगी सीरीज। अब देखिए जिंक जो है वो ऊपर आ रहा है, हाइड्रोजन तो बीच में आ रहा था, मतलब नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है ऑब्वियसली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, इसके साथ जाके लग जाएगा, ये लग गया, हाइड्रोजन लिबरेट होगी। ऐसा हुआ ना, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे चली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे चली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो यहाँ पे नहीं हुई, क्यों? क्योंकि कॉपर कहाँ है? इज लेसर इन द एक्टिविटी सीरीज। और किससे भी लेस है? हाइड्रोजन से तो नीचे चला गया, हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे है, ये नीचे चला गया। तो अगर ये नीचे है तो इसका मतलब दिस इज लेस रिएक्टिव, तो अगर लेस रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे नो डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगी तो हाइड्रोजन कहाँ से लिबरेट होगी भैया, है ना? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर यहाँ लिखा हुआ, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, स्टोरी मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 इज नेम द मेन ओर ऑफ द मरकरी। का मेन ओर आपको मैंने बता चुकी हूँ, बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है। सिनेमार इज द ओर ऑफ मरकरी, फॉर्मूला है HgS, और ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम इट्स ओर आप सल्फाइड से
इसकी रोस्टिंग करिए. रोस्टिंग इज द हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यू कैन कन्वर्ट इट इनटू इट्स ऑक्साइड. After that you have to do the reduction, and on reduction it will convert into Hg, that is silver. mercury मिल गया. गिव द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है ना. यहाँ पे अगर बैलेंस नहीं हुई है तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपको. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बैलेंस करना आपका काम है भाई. करिए बैलेंस से भी देखिए, मैच करिए कि ठीक कर रहे हैं कि नहीं. व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन. थर्माइट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन, और ये कल वाली वीडियो में हो चुका, ये मैं आपको बताती हूँ. क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है मैंने. हाउ इट इज यूज टू ज्वाइन द रेलवे ट्रैक और द क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को. आयरन का कोई क्रैक पोर्शन है, उसको फिर से रिपेयर करना है. रेलवे का ट्रैक है, वहां पे क्रैक है, उसको रिपेयर करना है. देन दिस प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस इज यूज्ड. एंड व्हाट इज द रिएक्शन बिहाइंड द थर्माइट प्रोसेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास है आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, इसमें आपने डाला एल्यूमिनियम. अब ऐसा क्या है कि ये कन्वर्ट हो गया हमारा Al2O3 एल्यूमिनियम के ऑक्साइड में, प्लस आयरन हमारे पास जो है वो मोल्टन फॉर्म में हमें मिला, जिसको हम उसको वेल्ड करने के लिए, वेल्डिंग ही बोलते हैं ना इसको, उसको जोड़ने, क्रैक्स को जोड़ने, ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं. ये जो रिएक्शन है ना, इसको बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस. अब ये दोनों रिएक्ट करके इसको, ये इसके साथ चला गया, ये अकेला हो गया. दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. एक को धक्के मार के दूसरे की जगह ले लेना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. इज डन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी सीरीज. फिर से लर्न करो. करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, सुनकर, पब्लिक ने हंसकर कल्टी मारी. ठीक है, तो मारी तो नहीं लिखना था. तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम आपको ऊपर नजर आएगा और आयरन जो है वो नीचे नजर आ रहा है. इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है. अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा. डिस्प्लेस करके ऑक्सीजन को लगा लिया इसने अपने साथ और आयरन को कर दिया अकेला, जिसको हम यूज करेंगे फॉर द रेल टू ज्वाइन द क्रैक्स, टू रिपेयर द क्रैक्स इन द रेलवे ट्रैक. ठीक है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन फिनिश. डी पोर्शन है, व्हाट इज द मेथड व्हिच इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द मेटल ऑफ द हाई रिएक्टिविटी. द हाई रिएक्टिविटी, ये भी बहुत बार बता दिया है, दोबारा से बता देती हूँ. आगे हाँ नहीं, सिर्फ नेम बताना है ना, एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना. एक ऐसा मेथड जो कि हायर है रिएक्टिविटी सीरीज में बच्चे, जैसे कि सोडियम, ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे कि पोटाशियम. तो ऐसी मेटल्स को हम ना कार्बन के साथ उसकी रिडक्शन नहीं कर सकते. कार्बन उनकी रिडक्शन नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन जो है वो इनसे लेस रिएक्टिव है. तो अगर लेस रिएक्टिव है, रिडक्शन नहीं कर सकता, तो क्या करेंगे हम, यूज करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. और वो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था. मैं सिर्फ अभी नाम बताऊंगी, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी बच्चे. जाइए पुरानी वीडियो देखिए. सबसे पहले सब्सक्राइब करोगे चैनल को, कोई नहीं कर रहा है, जैसे देख रहे हैं मजे से और चले जा रहे हैं. ठीक है, चलिए. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज अ मेथड. 29 और 30 क्वेश्चन पे आ गए हम. हाउ आर एलॉयज आर बेटर देन मेटल्स. बच्चे एलॉयज इसीलिए तो बनाए थे ताकि ये प्रिवेंट कर सके कोरोजन को. सबसे पहला तो यही दिमाग में आया कि कोरोजन को प्रिवेंट करना है तो एलॉयज बना लो. एलॉयज होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें मेटल को मेटल के साथ मिक्स करते हैं या मेटल को नॉन मेटल के साथ हम मिक्स करते हैं. ठीक है, हीट अप करते हैं, फिर कूल डाउन करते हैं और मिल जाता है एलॉय. तो प्रिवेंट करते हैं कोरोजन को हम. और इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, उनका जो कंडक्टिविटी है वो भी कम हो जाता है. कंडक्टिविटी जो है वो भी कम हो जाती है. उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द प्योर मेटल. बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है. तो ये बेटर है एज कम्पेयर टू द मेटल्स. मेटल्स को तो कोरोजन लग जाती है, इनको ये कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए तो हमने बनाए हैं. कॉम्पोजिशन बतानी है आपने सोल्डर की, मैंने बता चुकी हूँ. टिन और लेड. और अमलगम की, अमलगम मैंने बताया कि सिल्वर का जो एलॉय है वो होता है, सिल्वर में चाहे मरकरी का एलॉय है, मरकरी में आप डालेंगे कोई और मेटल. तो आपके पास जब ये दोनों मिक्सअप हो जाएंगे आप उसको नाम दे देंगे अमलगम. अमलगम इज द अलॉय ऑफ मर्करी.
क्वेश्चन नंबर 30 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं इस तरह से, जो कि थोड़ी देर पहले भी बता चुके हैं, ए पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए क्योंकि नोबल गैस अटेन करने के लिए दे हैव टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं तो ये हो जाती हैं स्टेबल एज नोबल गैस, इसलिए लूज करती हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं वो गेन करती हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, जैसे कि Cl ने गेन करा था तो उसके साथ बॉन्ड बना दिया था। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, दोनों ही आंसर दिखा दो। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है क्योंकि लूज करती है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उनको नहीं चाहिए टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, टू अटेन द स्टेबिलिटी लाइक द नोबल गैसेस, दे हैव टू लूज द इलेक्ट्रॉन, सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और एलॉयज वाला था कि एलॉयज जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं मेटल से और रेजिस्टेंट होती हैं कोरोजन में, मेल्टिंग पॉइंट उनका कम होता है, कंडक्टिविटी उनकी कम होती है। सोल्डर किससे बना है, टिन और लेड से। अमलगम किससे बना है, एलॉय है मरकरी का विद सम मेटल। तो यहाँ पे वीडियो होती है आपकी फिनिश। प्लीज बच्चे सब्सक्राइब channel that is science side, please share it with your friends and thank you for supporting। थैंक यू बच्चे, और कुछ भी नहीं समझ आता है आप मेरे से पूछ सकते। थैंक यू बेटा।